अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग? आज के दिन सबसे पहले मैं आज आपको वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस चैनल का नाम है 3Ds अकेडमी बाय शहरयार। अच्छा, आज के दिन हम क्या बात करने वाले हैं आप सबको आइडिया तो है। आज के दिन हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि हम प्रीलियम पेपर से डिस्कस करेंगे, डिफरेंट जगहों के, डिफरेंट प्लेसेस के। मैंने उन डिफरेंट प्लेसेस के नाम भी लिख दिए हैं सीक्वेंस वाइज के, मैं किस सीक्वेंस में सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको मकसद ऑर्गेनाइजेशन का पेपर सॉल्व कराऊंगा। सेकंड नंबर पे डी राजूस का। थर्ड नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन का। फिर चौथे नंबर पे मेरिट एंड मेरिट का। फिर पांचवें नंबर पे प्रैक्टिकल सेंटर का। छठे नंबर पे गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज। सातवें नंबर पे एनसीए। उसके बाद आठवें नंबर पे टीसीएफ कॉलेज का। नवे नंबर पे ब्राइट सक्सेस कोचिंग सेंटर है उसका। 10वें नंबर पर टाइम्स कॉलेजिएट का। 11वें नंबर पर डीजे साइंस कॉलेज का। और 12वें नंबर पर शाहजी कॉलेजिएट। इनमें से जो मकसद ऑर्गेनाइजेशन है और जो शाहजी कॉलेजिएट है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि यहाँ पर मैं खुद पढ़ाता हूँ। अच्छा, इस वीडियो के एवज मुझे आपसे क्या चाहिए? इस वीडियो के एवज मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मुझे दुआओं में याद रखें, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप बस मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना, क्योंकि मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की ही ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन सबसे पहले मैं आपको मकसद ऑर्गेनाइजेशन का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। बेटा एक बात समझ लें, मैं आप लोगों को 12 जगहों के 12 प्लेसेस के जो ना आपको सॉल्व करवा रहा हूँ एमसीक्यूज। तो 12 का अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई कर लूँ, एक पेपर में 17 एमसीक्यूज होंगे, तो तकरीबन ये 204 एमसीक्यूज बनेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 17 यानी कि 204 एमसीक्यूज बनेंगे। आप इसको 200 प्लस एमसीक्यूज मान के चलें। अब ये 200 प्लस एमसीक्यूज में हो सकता है कि कुछ रिपीट भी हो जाए, लेकिन बात यह कि 200 एमसीक्यूज तो आपके यहाँ से होंगे। फिर पास्ट 10 ईयर की भी हम वीडियो डालेंगे, तो पास्ट 10 ईयर से भी आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। वो भी आप लगा लें, 17 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें, 170 एमसीक्यूज आपके वहां से होंगे, लेकिन वहां से भी कुछ रिपीट होंगे, तो आप उसके अंदर से 140 ही लगा लें। 130, बल्कि मैं तो बोलता हूँ चले 100 लगा लें टोटल, बेयर मिनिमम। टोटल मिला के 300 एमसीक्यूज की आपके यहाँ से प्रैक्टिस होगी। फिर उसके बाद आप टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करें। टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज की भी मैं चला आपके लिए वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अब टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज भी कर लेंगे तो आपके पास तकरीबन 100 एमसीक्यूज और हो जाएंगे, तो 100 प्लस 300, इस तरह 400 एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस करके जाएं। 400 एमसीक्यूज बहुत मोर देन इनफ है आपके पास प्रिपरेशन के लिए। अब मैं काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुका हूँ शायद आपको समझाने में कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, तो बस अब टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। कहीं कहीं पर अगर बेटा एमसीक्यूज गलत हो या मुझसे मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर देना, कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, इंसान हूँ मैं भी। यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं 6 ग्राम कार्बन के अंदर। आप नंबर ऑफ मोल्स निकालें, जहां नंबर ऑफ मोल सेम है वहां पे नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे। देखें, मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका बताता हूँ, सही ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12 और गिवन मास है 6, तो 6 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा 0.5 मोल्स। तो आप देखें 0.5 मोल्स यहाँ पे कहाँ पे आएगा। सल्फर का एटॉमिक मास 32, तो 16 डिवाइड बाय 32 0.5 मोल्स यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो ये भी सही आंसर है। 20 ग्राम कैल्शियम का है, कैल्शियम को 40 से डिवाइड कर दें तो ये भी आ जाएगा 0.5 मोल्स। अब ये भी सही आंसर है, सही है। मैं आपको बताऊं दोनों आंसर ये सही हैं। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि ये मिस्टेक मुझसे हुई हुई है, मकसद का पेपर मैंने ही बनाया हुआ है, और मुझसे ये जो मिस्टेक हुई हुई है इसको बाद में सही कर दिया गया था, लेकिन मेरे पास नहीं हुआ। तो इसीलिए ये दोनों आंसर सही हैं। बेवक्त वक्त आप ये समझ के चलें, दोनों आंसर सही हैं, ये मिस्टेक मेरी है, ठीक है ना। मकसद का पेपर मेरे हाथ का बना हुआ है। अब मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है। 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 मोल, तो इसलिए राइट आंसर नहीं हो सकता। 19 को 39 से डिवाइड करेंगे तो भी 0.51 टाइप कुछ बनेगा, ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। 0.51 से नीचे बनेगा, मतलब यानी कि सही आंसर नहीं बनेगा। तो बहरहाल ये हमारा एक एमसीक्यू हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम। वो टेम्परेचर जहां पे दो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम पे, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? वो टेम्परेचर कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसकी एग्जांपल है जैसे रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि ये रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं कितने टेम्परेचर पे? 95.5 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल किया जा रहा है इन अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस नो वर्क इज डन इफ द सिस्टम इज केप्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहेगा तो यहाँ पे कोई भी
वर्क डन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे पहली स्टेटमेंट है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ये बात सही है। केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, ये वाली बात सही है। केमिकल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो चलता रहता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, रॉन्ग स्टेटमेंट है द केमिकल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। व्हेन 4d ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, जब 4d ऑर्बिटल्स फिल्ड हो जाते हैं तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर होंगे, इसके लिए आप वो कर लें। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए टेबल पता होगा, 1s 2s 3s 4s 5s, सही है ना, 6s 7s, ये टेबल बना लें। 2p 3p 4p 5p 5p 6p और 7p, फिर उसके बाद 3d 4d, 4d के बाद पता करना है 4d, फिर उसके बाद 5d 6d और 7d, फिर उसके बाद क्या होगा 4f 5f 6f और 7f। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन आप टेबल बना लेंगे, आपको बनाना, आपको समझना आसान रहेगा। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, फिर 4s 3d 4p, फिर 5s, फिर 4d, 4d के बाद आएगा 5p, तो 4d के बाद 5p आएगा, ये हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन। मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स कहाँ होंगे, जहां पे वॉल्यूम कम है। अगर हमें ये वाला वो पता है ना, ये कौन सा लॉ था, ये था एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ आपने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। अगर वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। समझ रहे हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीन है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन कंटेन द minimum number of molecules, 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, ये कंटेन करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन को किसने पकड़ लिया था, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम था जेम्स चैडविक। मॉलिक्यूल विच है जीरो डायपोल डायपोल मोमेंट, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर डायपोल डायपोल मोमेंट जीरो है। Cl2 में भी डायपोल मोमेंट जीरो होगी क्योंकि ये नॉन पोलर है, तो इसमें भी डायपोल मोमेंट जीरो होगी, यानी कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू मैंने जीरो कर ली। CCl4, इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इधर भी डायपोल डायपोल मोमेंट जीरो होगी, ये भी सही है, ये भी सही है। CO2 के अंदर लीनियर स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट जीरो होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हमारे पास ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है प्रेशर कुकर के अंदर क्योंकि हम उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है प्रेशर कुकर के अंदर। इन NaCl ईच Na प्लस आयन इज सराउंडेड बाय डैश Cl माइनस आयन। तो देखिए इसका सही आंसर जो है ना वो है 6 के ईच सोडियम आयन जो होता है वो 6Cl माइनस आयन से सराउंड हुआ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रम एक्टिव मास, ट्रम एक्टिव मास का क्या मतलब है, ट्रम एक्टिव मास का मतलब है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं। H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है एसिटिक एसिड के मुकाबले में, क्यों, क्योंकि H2SO4 की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन सबसे ज्यादा है। H2SO4 हैज मोर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। दिस मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है। देखें अगर आपको बॉन्ड एंगल पता हो तो CH4 के अंदर आता है बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, अमोनिया के अंदर होता है 107 डिग्री, CO2 के अंदर होता है 180 डिग्री और H2O के अंदर जो होता है वो होता है 104 डिग्री, सही ना, 104.5 डिग्री। CO2 के अंदर 180 डिग्री कैसे होता है, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, तो 180 डिग्री होता है यहाँ पे, इसलिए मैक्सिमम बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा CO2 का। 602.80 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पूरे पांचों, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले सारे डिजिट्स काउंट हो जाएंगे, डेसिमल के बाद अगर जीरो भी आएगा तो उसको भी काउंट करेंगे, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे। कुकिंग अप्लायंसेस जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया, ये कौन से प्रिंसिपल के पे काम करते हैं, तो ये काम करते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायमंड इनमें से किस चीज की एग्जांपल है, तो डायमंड एग्जांपल है कोवेलेंट सॉलिड्स की। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन किससे अफेक्ट होता है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन अफेक्ट होता है टेम्परेचर से। ठीक है, अच्छा अब देखें स्टूडेंट्स, अब ये पूरा मकसद का पेपर ये आपके सामने है, मैं आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर डाल रहा हूँ, आपको अगर देखना हो तो पॉज कर करके देख लेना। कोई यार प्लीज मुझे ये ना बोलना कि यार सारे पेपर्स हम डिस्क्रिप्शन की लिंक में पिन कर दें, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, बहुत ख्वारी लगती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार। वीडियोस अपलोड कर लेता हूँ, यही बहुत है मेरे लिए, रो पीट के तो अपलोड करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब ये डी राजूस का पेपर है,
यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इन 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स इज। आओ के जब तुम हो के साजना अंग मा फूल खेलेंगे। फॉर्मूला लगाएं, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम बराबर है किस चीज के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह पे लिखेंगे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू ये होती है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। मोलर वॉल्यूम यहाँ पे मल्टी डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, तो कटेगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब ही आंसर आएगा। अब यहाँ पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब नहीं है ना, तो इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है। अब इन दोनों से चेक करना पड़ेगा। 22.4 डेसीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। खत्म बात, इतनी सी बात है भैया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बोले जनरली एक्चुअल यील्ड कम होती है किसके मुकाबले में, थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में। खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलोड बाय हुंड्स। बोला नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हुंड्स के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि 1s2 फिर 2s2। नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन होता है बाय द वे। 2s2 के बाद आएगा 2px1 2py1 और 2pz1। क्या होता है, z1। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर। इनमें से कौन सा पेयर है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसमें, तो वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें है वो जरा देख लेते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 6 कितना हो गया 8। कार्बन के पास अकेले के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16, 16 + 6 कितना हो गया 22 इलेक्ट्रॉन। आप किसी भी सूरत इसको सही नहीं कर सकते, पता नहीं कौन इंसान है जिसने इसको सही किया हुआ है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 7 + 3 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। CO2 के पास हमें बताया 22 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑप्शन भी गलत। अच्छा NH3 के पास कितना है, NH3 के पास है, अरे मैंने एक गलती कर दी, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 + 2 होता है 10। इसका गलत तो है ये, लेकिन अब आप देखेंगे अमोनिया के पास यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैं यहाँ पे दिखा चुका आपको कैसे, और H2O के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों हो गए ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। O2 गैस, O2 गैस जो है, O2 गैस ऑक्सीजन गैस, ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसने प्रूव किया था, ये प्रूव किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। पूरी थ्योरी है यार, जाके पढ़ लेना भाई। मॉलिक्यूल्स आर मिसिबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिसिबल हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, किसकी वजह से, मीथेन इन वाटर कद्दू, मीथेन तो वाटर के अंदर मिक्स होती ही नहीं है, मीथेन इन अमोनिया कद्दू, मीथेन अमोनिया में भी मिक्स नहीं होती। अमोनिया इन वाटर बिल्कुल सही है, क्योंकि अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, अमोनिया और वाटर आपस में मिक्स हो सकते हैं, मिक्सेबल हैं, आगे जाके बनाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, ऑप्शन बी गलत, दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल किया जा रहा है रियल गैस रीचेज द आइडियल बिहेवियर एट। जो हमारी रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर पे कब पहुंचती है, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो, टेम्परेचर बहुत हाई हो और लो प्रेशर हो, तो वो रियल गैस आइडियल बिहेवियर को पहुंच जाती है। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, भाई जिसने भी ये मार्किंग करी हुई है ना बिल्कुल गलत करी हुई है, इनकी मार्किंग पे मत जाना। जिस बच्चे ने भी ये सॉल्व किया ना उस बच्चे के तो मैं मार्क्स समझ सकता हूँ कितने ही आए होंगे। फिर आते हैं जरा अब फर्दर और देख लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। नेक्स्ट MCQ पे देखते हैं। अंडर सिमिलर कंडीशंस CH4 गैस डिफ्यूजेस डैश टाइम्स फास्टर देन SO2 गैस। देखें यहाँ पे फॉर्मूला लगा लें, हमारे पास फॉर्मूला होता है R1/R2 इक्वल्स टू अंडर रूट M2/M1। सही ना, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है यार, M2/M1। अब देखें अगर हम CH4 की याद करें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4, और नीचे डिवाइड में लिख रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2। सही है, तो यहाँ पे हम मोलर मास SO2 का ऊपर रखेंगे, मोलर मास ऑफ SO2 आप निकालेंगे तो आएगा 64, मोलर मास ऑफ CH4 नीचे रखेंगे, मोलर मास ऑफ SO2 आएगा अंडर रूट के अंदर 64 और CH4 का आएगा 16, 16 16 16 4 64, दोनों का रूट निकालेंगे तो 4 का रूट निकलेगा 2। तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्वाइस फास्टर जाएगी, ट्वाइस फास्टर CH4 गैस
डिफ्यूजेस ट्वाइस फास्टर देन SO2 गैस। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो कि आइसोमॉर्फस है। आइसोमॉर्फस की पहचान ये कि उसके अंदर रेशियो सेम निकलेगा और सब सॉलिड्स होंगे। H2S और वाटर में नहीं हो सकता क्योंकि H2S गैस है और वाटर इज अ लिक्विड, तो ये आइसोमॉर्फस नहीं हो सकते। अमोनिया और PH3 ये भी एक गैस एक सॉलिड है, ये भी सही आंसर नहीं हो सकता। CO2 और SO2 ये भी हमारे पास गैस है, ये भी सही आंसर नहीं हो सकता। NaCl भी सॉलिड है 1:1, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड है 1:1, ये हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दिस लिक्विड शोज मैक्सिमम सरफेस टेंशन। इनमें से कौन सा लिक्विड ऐसा है जिसकी सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा है? तो आई होप कि वो मरकरी है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। जी, तो इसको बिल्कुल सही सही आंसर ये है मरकरी, क्योंकि मरकरी के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मेटालिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए मरकरी की सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखो एक MCQ रिपीट हुआ है। इन NaCl ईच Na+ आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन 6Cl- आयन इन नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। इन फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्मेशन के अंदर 2SO2 प्लस O2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है 2SO3 के अंदर। रिलेशनशिप बताने Kc और Kp के अंदर, तो देखें कैसे बताएंगे। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 + 1 हो गया 3 मोल्स है, और इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है 2 मोल्स। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है Kp = Kc RT की होल पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन के अंदर हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट के मोल्स में से माइनस करते हैं रिएक्टेंट के मोल्स, यानी 2 - 3 करेंगे। 2 - 3 करने का मतलब ये हो गया कि -1, डेल्टा एन की वैल्यू आएगी 1। तो ये क्या हो जाएगा? Kp = Kc, साथ में RT की होल पावर हो जाएगी कितनी? -1। अब यहाँ पे RT की होल पावर -1, RT का मतलब क्या है? देखें अगर मैं बोलता हूँ 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273 कर लें ये, तो इसकी पावर -1 करने का मतलब क्या होगा? इसकी पावर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, -1 लिखने का क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा ये वैल्यू बहुत छोटी हो गई। अगर आप Kc की वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, Kc की वैल्यू को आप इससे डिवाइड करेंगे तो होगा क्या कि हमारे पास, तो इसका सही आंसर होगा कि Kc ग्रेटर है और Kp छोटा होगा। यहाँ पे Kc ग्रेटर होगा, Kp छोटा होगा। यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कहाँ है ऐसा ऑप्शन? ये रहा, Kc ग्रेटर है, Kp स्मॉलर है। ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक आप समझें। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर हमारे पास कम है, तो होगा क्या कि Kc बड़ा होगा और Kp छोटा होगा। ये हमने ट्रिक याद कर लेनी है। इसी तरह अगर इसका उल्टा कर लेंगे तो उल्टा करने पे वाइस वर्सा हो जाएगा और वाइस वर्सा, यानी कि रिएक्टेंट कम होगा, रिएक्टेंट के मोल्स कम, प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा, तो Kp बड़ा हो जाएगा, Kc छोटा होगा। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे तो Kp Kc बराबर हो जाएंगे। ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर, इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से? CO2 एसिडिक है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, NO2 भी एसिडिक है, ठीक है ना। CO एसिडिक है और वाटर जो है वो न्यूट्रल है, सही ना, तो इसीलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। Na2O बेसिक ऑक्साइड है, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। MgO भी बेसिक ऑक्साइड है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, तो यही हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट्स। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे नहीं, रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ गिवन रेट इक्वेशन वुड बी व्हेन इंडिपेंडेंट ऑफ सी, रेट इक्वल टू K इंटू बी। सी पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो आप A और B की पावर्स को ऐड कर दें, 1 + 1 2, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि टू प्रिपेयर पता नहीं, यहाँ पे ये पूरा एमसीक्यू मिसिंग है, ये पता नहीं लग रहा, ये पता नहीं आ रहा। पीपीएम सोल्यूशन के अंदर भैया बस ये याद कर रहे हैं 10 की पावर -6 होता है कुछ, लेकिन देख लेगा, आई डोंट नो, मुझे ये एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा। विच इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। अगर हम H2O हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है 0,
ऑक्सीजन गैस का ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 को 2 से मल्टीप्लाई करें +2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी सही आंसर नहीं हो सकता। अब इस तरह से Fe2O3 + 3CO, अब यहाँ से Fe2 से ऑक्सीजन कम हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, आयरन रिड्यूस हो रहा है, सही है, और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सही ना। तो ये भी हमारा क्या बोलेंगे, ये भी हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा मैंने ये ऑप्शन डी भी गलत बोल दिया, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन पे यहाँ पे +1 का चार्ज है और OH पे -1 का चार्ज है। इसी तरह से H2O की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी HOH को आप अलग कर ले तो हाइड्रोजन में +1 का चार्ज है, OH में -1 का चार्ज है। तो यहाँ पर हम क्या देखें रहे हैं, +1 प्लस से प्लस और माइनस से माइनस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। बाकी तो देखें सारे हैं, CuO आगे जाके कॉपर अलग हो रहा है, हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी सही आंसर नहीं हो सकता। अब हमने दी राजूस को भी साइड पे कर दिया भाई, दी राजूस का हमने पेपर सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो अब हमारी क्या बोल सकते हैं कि अब बिजली जो गिरेगी वो गिरेगी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मेन नाजमाबाद के ऊपर। अब ये जो है उनका है, नाजमाबाद गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन का पेपर है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सवाल किया जा रहा है, बोले हैं अटेम्प्ट 17 MCQs फ्रॉम दिस सेक्शन। आसान है जैसे बता रहे हैं, मतलब 17 ही होते हैं, 17 ही सॉल्व करना होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई कुछ चॉइस मिली हुई हमें। बोले मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ गैस। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ होंगे, जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो। आप कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स जहां ज्यादा वहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा, इतनी सी बात है। अब देखें यहाँ पे 100 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, मैं आपको बताऊं यही आंसर होगा। हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास होता है 2, तो आप 100 को 2 से डिवाइड करें, ये आंसर आएगा 50 मोल्स। तो यहाँ पे 50 मोल्स सबसे ज़्यादा है, यही हमारा राइट आंसर होगा। मैं आपको कैसे कह सकता हूँ ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का देखें ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोलर मास होता है 44, ये बहुत छोटा आएगा, इसलिए 100 को 44 से डिवाइड करें, सही आंसर हमारा बहुत छोटा आएगा। CH4 का होता है 16, ये भी छोटा आएगा, ये भी सही आंसर नहीं होगा। ऑक्सीजन का 32 होता है, 100 को 32 से डिवाइड करेंगे, ये भी छोटा आएगा, 50 मोल से छोटा आएगा, तो इसलिए तीनों आंसर क्या है, गलत है। जनरली एक्चुअल यील्ड जो होती है वो क्या होती है, लेसर देन होती है थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आर रिस्पेक्टिवली। अरे निकाल लो ना भाई, फॉर्मूला क्या है, R1/R2 इक्वल्स टू √M2/M1। यह फॉर्मूला है। आर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल्स टू √ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस ऊपर आएगा, O2 का मोलर मास होता है 32, H2 का मोलर मास होता है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, 2 1 2, 2 16 32, 16 का मोलर मास निकालेंगे, 16 का रूट निकालेंगे तो आएगा 4, 4/1 यानी 4:1, 4:1 इज द राइट आंसर। ठीक है, निकालना सीखो, निकालना। आगे बढ़ता है। वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थ्योरेटिकल 0 एट 0 केल्विन, तभी तो इसको एब्सोल्यूट 0 कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ PCl5, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है PCl2 प्लस Cl2, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp। अब देखें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कम है ना, मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, कम है, 1 मोल है। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, यहाँ पे 2 मोल ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि Kp बड़ा है और Kc छोटा है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, Kp बड़ा है Kc छोटा है, यानी ऑप्शन बी, Kc छोटा है Kp के मुकाबले में, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इन दिस रिएक्शन A प्लस बी आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है 2C के अंदर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp Kc के बराबर है, क्योंकि दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स की तादाद सेम है, 1 + 1, टोटल मिला के 2 मोल्स हो गए यहाँ पे, और इधर भी 2 मोल्स हैं 2C पे। तो हम क्या कहेंगे, जब दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं तो डेल्टा n 0 हो जाता है, यानी डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल 0 हो जाता है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp और Kc बराबर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट बिकम सेम फॉर रिएक्शंस हैविंग ऑर्डर इक्वल्स टू 0। लेकिन चेक कर लूँ मैं, अब चेक कैसे करेंगे। फॉर सपोज हमारे पास फॉर्मूला है ना, रेट इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है 0, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, रेट का यूनिट हो गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू सेकेंड इक्वल्स टू K की जगह पे क्या लिखा, K। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, सही है।
लेकिन मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर हो जाएगी जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर जीरो होने की वजह से यहाँ पर आ जाएगा वन, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर जब जीरो तो वन आता है। अब के का भी वही यूनिट है जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होगा तब ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोलना है कि अ कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, एक कोलाइडल सोल्यूशन लिक्विड का लिक्विड के अंदर क्या कहलाता है, ये कहलाता है इमल्जन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल किया जा रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड पेयर। कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड पेयर इसमें से कौन से हैं? वाटर और बेंजीन, क्योंकि बेंजीन की नेचर है नॉन पोलर, नॉन पोलर, जबकि वाटर की नेचर है पोलर, तो इसीलिए ये कंप्लीटली इमिसिबल है, ये मिक्स नहीं हो सकता है। वाटर और फिनाल तो फिर भी मिक्स हो सकता है, बेंजीन टोलिन भी मिक्स हो सकता है, सही है, वाटर एंड इथेनॉल भी मिक्स हो सकता है, लेकिन ये मिक्स नहीं हो सकता है, ये अलग अलग नेचर रखते हैं, पोलर नॉन पोलर। आगे बढ़ते हैं, बस इतना भी आगे बढ़ जाते हैं एकदम फौरन ही, बहुत भागने का शौक है इनको। बोहर थ्योरी इसमें से किस पर एप्लीकेबल नहीं है? बोहर थ्योरी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर एप्लीकेबल है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब ये है जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना उस पर एप्लीकेबल नहीं है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इस पर एप्लीकेबल है। He+ के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचता है, दो में से एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो ये इस पे भी एप्लीकेबल है। लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन में से दो इलेक्ट्रॉन चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो इस पे भी एप्लीकेबल है। किस पे एप्लीकेबल नहीं है? H+ के पास एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उसके पास जीरो इलेक्ट्रॉन है, सही है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। इनमें से पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? इसका सही आंसर है सोडियम और कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, 12 में से दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 12 - 2, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसका सेम इलेक्ट्रॉन हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास भी 11 में से एक चला गया, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। नियॉन के पास होते ही 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सिवाय सोडियम और कैल्शियम के। बॉन्ड ऑर्डर N2 मॉलिक्यूल का तो आप याद ही कर लें, 3 होता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान में 3 बॉन्ड होते हैं। O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है क्योंकि उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है? पहले भी आ चुका है, CCl4, मकसद के पेपर के अंदर आता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से इसकी डायपोल मोमेंट होती है जीरो। Conjugate base of Bronsted acid HCN and Bronsted base H2O is conjugate base HCN का conjugate base, ये Bronsted acid है ना HCN, इसका Bronsted conjugate base क्या होगा? CN माइनस आइन, H+ आइन को लॉस कर दो तो हमारे पास बचेगा CN माइनस आइन, वो इसका conjugate base कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Al2 3 is amphoteric बिकॉज इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। एम्फोटेरिक है क्योंकि दोनों से रिएक्ट करते हैं। गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन, इसका मतलब ये, गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये है कि जिंक से उसको कोट किया, सही ना, किससे कोट किया भैया? जिंक से उसको कोट किया, जिंक की कोटिंग की गई है। अच्छा, ये गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन का सेक्शन बी आ गया और ये सेक्शन सी आ गया। भाई प्लीज कोई ये मत भूलिएगा कि सर डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दें, सर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, सर डिस्क्रिप्शन में PDF। अबे यार नींद आ रही होती है भाई, नहीं करा जाता, इतना काम होता है करने के लिए, नहीं करा जाता। यहाँ पे आते हैं जरा, मेरिट एंड मेरिट एजुकेशनल नेटवर्क, जो कर रहे हैं उनकी हिम्मत को सलाम है भाई। यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है MCQs के अंदर, द नंबर 3.01 एक्सपोनेंशियल 23 कंटेन्स डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 3.01 दैट्स इट, एक्सपोनेंशियल के नहीं काउंट किए जाते, तो 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर द रिएक्शन N2+3H2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है NH3 में, रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp। देखें अगेन यहाँ पे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो हम डायरेक्ट ही बोलेंगे Kc बड़ा होगा, Kp छोटा होएगा। तो Kc बड़ा, Kp छोटा, Kc बड़ा, Kp छोटा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सोल्यूशन इज एसिडिक, इनमें से कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा? ये तो बेसिक सॉल्ट है, सही ना। पोटेशियम क्लोराइड न्यूट्रल सॉल्ट है, सही है, और NaCl भी न्यूट्रल सॉल्ट है। NH4Cl जो है वो एसिडिक सॉल्ट है, तो इसीलिए हमारा सही आंसर ये है कि कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन एसिडिक होगा? वो होगा अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इनमें से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है
नेचर के अंदर, वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। बेटा ये वाला जो है ना एमसीक्यू याद कर लो, ये बहुत मर्तबा आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने डाला हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल किया जा रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स एज पर n प्लस एल रूल इज। अब देखें करेक्ट ऑर्डर बताना है हमें। यहाँ पर सारे ऑर्बिटल्स एक जैसी दिए हुए, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के सॉल्व करके बता दूँ। 6s का मतलब क्या है, 6 प्लस एस की जगह पे आता है 0, एल की वैल्यू 0 होती है, तो 6 प्लस 0 हो गया 6। 6p की बात करते हैं, 6p, 6 और 6 अपनी जगह, p की जगह पे आता है 1। लोगों ने सिखाया होगा ना आपके बड़े बूढ़ों ने कि भाई एजिमुथल क्वांटम नंबर भी एक चीज होती है। तो यहाँ पे 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। इसी तरह 5d की बात करते हैं, तो यहाँ पे 5d के अंदर क्या होगा, 5 अपनी जगह, d का एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है 2। तो आप देख सकते हैं 5 प्लस 2 यहाँ पे भी आएगा 7। और 4f की बात करते हैं, 4f के अंदर क्या होगा, 4f के अंदर 4 प्लस f का एसिमुथल क्वांटम नंबर होता है 3, तो 4 प्लस 3 हो गया 7। अब 7 में ये 3 7 है, इनमें से किसको पहले लिखेंगे, सबसे पहले तो 6s आएगा, फिर 4f आएगा क्योंकि इसकी n की वैल्यू छोटी है, फिर 4f के बाद आएगा 5f क्योंकि उसकी n की वैल्यू छोटी है 6p की मुकाबले में, तीनों की n प्लस l की वैल्यू सेम है, तो फिर 6p सबसे आखिर में आएगा। तो ये वाला ऑर्डर कहाँ है, 6s 4f, 6s 4f 5d, 5d है ये, अबे भाई ये 5d, फिर उसके बाद 6p। ठीक है ना, तो हमारा, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ये वाला आंसर हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। ये पहले भी आ चुका है, CO2 का लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल होता है। अब पूछ रहे हैं 1d बाय किस चीज के बराबर होता है, तो 1d बाय इज इक्वल टू 3.35 एक्सपोनेंट -30 सेंटीमीटर कूलम्स इनटू मीटर। ठीक है ना, याद कर लें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O4-2, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Cr2O4-2 के अंदर। Cr2O4-2, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, मैंने 2 क्रोमियम लिखे हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो जाएगा, इक्वल्स टू की साइड पे आएगा -2, 2Cr अपनी जगह पे, -8 को उधर लेके चले जाओ तो हो जाएगा प्लस का 8, -2 प्लस 8 हो जाएगा प्लस का 6, 2Cr बचा, 2 अंदर 2, 2 3 6, +3 हमारा सही आंसर होगा, +3 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब बोले O-2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है किनके साथ, Na+1 के साथ तो है, क्योंकि यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जब 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 9 में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा 19 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ पे बचेंगे 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन ऑप्शन ये वाला हमारा राइट आंसर है। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है O-2 के साथ में। किसके साथ, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है पोटेशियम के साथ। अब ये दोबारा 9 वाला एमसीक्यू आपसे रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे क्या पूछा जा रही है, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कि यूनिट सेल विथ क्रिस्टैलोग्राफिक डायमेंशन A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, किस चीज के बराबर है। ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है आई गेस, लेकिन मैं कंफर्म कर लूँ। जी बिल्कुल, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ही होता है। अभी मैंने गूगल किया, आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये रहा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर दिया जाए और प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए हाफ, तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा। अब हम साले सीधे रह गए कि यही बताते रहे। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का फॉर्मूला लगा के चेक कर लो, सही है। अब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में आपने क्या करना है, किसको कांस्टेंट मान के चलना है, वॉल्यूम को हमने चेक करना है, वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट मान के चलते हैं, इसको हटा दिया। अब आर को कांस्टेंट मान के चलते हैं, इसको भी हटा दिया। अब हमारे पास पीवी इक्वल्स टू टी लेके चलते हैं, पीवी इक्वल्स टू टी, बाकी सब कांस्टेंट है। अब प्रेशर की जगह पे मैंने क्या किया, प्रेशर की जगह पे स्टूडेंट्स मैंने कर दिया है कि प्रेशर को इंक्रीज कर दिया 4 टाइम्स, प्रेशर की जगह मैंने कर दिया 4p, साथ में यहाँ पे v लिखा हुआ है। अब टेम्परेचर की जगह मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर को मैंने डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। अब देखें अब यहाँ पे होगा क्या, कि हमारे पास वॉल्यूम अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पर 2t था, 4p तरह के डिवाइड होगा। अब ये क्या होगा, 2 1 2, 2 2 4, अभी ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/2 टी अपॉन पी हो जाएगा। पहले अगर इस वाली इक्वेशन के हिसाब से देखते तो ये हो रहा था v इक्वल्स टू टी अपॉन पी, अब ये क्या हो रहा है, v डैश इक्वल्स टू 1/2
टी अपॉन पी का मतलब हो गया वी के बराबर आ रही है, तो हमारा इसका मतलब ये कि वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम जो है वो हाफ हो जाएगा। इस हाफ हमारा राइट आंसर है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 इज इक्वल टू दैट। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 उससे मैच करेगा जिसके साथ उसका मोलर मास मैच करेगा। CO2 का मोलर मास 44 होता है, CH4 का 16 होता है, आपको निकालना तो आता ही होगा। CO का 28 होता है, इसलिए दोनों तो राइट आंसर नहीं है। SO2 का 64 होगा, आपको निकालना आता होगा मोलर मास, इसलिए ये तीनों गलत हैं। C3H8 का मोलर मास निकालेंगे तो इसका भी 44 आएगा, CO2 का भी 44 होता है, तो इसीलिए ये हमारा राइट आंसर है। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो छोटी होगी बड़ी होगी, ये आपको बताना है। तो कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड लॉन्गर होगी वैसे तो, किससे, कार्बन कार्बन की, देखें कार्बन कार्बन के दरम्यान में सिंगल बॉन्ड होता है तो लॉन्गेस्ट वो होगा, बॉन्ड लेंथ होगी। तो फिर उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की थोड़ी शॉर्टर हो जाएगी। इस तरह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की थोड़ी और शॉर्टेस्ट हो जाएगी यहाँ पे, सही ना। अब देखें यहाँ पे क्या बोले, लॉन्गर होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी बड़ी होगी ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले में। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले में तो बड़ी ही होगी ना, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। सही है। बोले लॉन्गर होगी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के मुकाबले में, नहीं, कार्बन कार्बन के मुकाबले में तो ये शॉर्टर है ना, तो ये सही आंसर नहीं है। शॉर्टर है ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले में भी गलत, कार्बन कार्बन बॉन्ड के मुकाबले में बराबर है, तो ये भी गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे। विस्कोसिटी का SI यूनिट बताने, SI यूनिट। तो देखें विस्कोसिटी का जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड मीटर -2। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ये याद कर लें। सही है। पॉइस जो है उसका कॉमन यूनिट है, कॉमन यूनिट है। सही है, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड बाय, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हम शो करते हैं किस चीज से, -KE² अपॉन R से हम उसको शो कर सकते हैं, -ZKE² अपॉन R से भी शो कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस वाला ऑप्शन -KZE² अपॉन R, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन हाफ लीटर सोल्यूशन विल बी, अबे यार, अब पहले आपको मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। NH2 ट्वाइस CO, जैसे नाइट्रोजन का होता है 14, 14 + 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, उनको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2 14 + 2 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, इन सब का टोटल मान लें तो कितना होगा, 14 + 2 16, 16 × 2 प्लस 12 प्लस 16, टोटल आएगा 60। ये आ गया 60 मोलर मास आ गया। अब देखें आपको क्या करना है, मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला कर लें याद, मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास अपॉन मोलर मास 30 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, वो है हाफ लीटर यानी कि 0.5। 30 डिवाइड बाय 60 कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाय 60, 0.5 इसको डिवाइड करवा दें 0.5 से फर्दर, तो आंसर आएगा 1 मोलर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होएगा। विच मॉलिक्यूल हैज लीनियर स्ट्रक्चर, इथाइन C2H2 का स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर होता है। सही ना, यही हमारा राइट आंसर है। BF3 का ट्राइगोनल होता है, आपने पढ़ा होगा वेस्पर थ्योरी के अंदर कुछ ना कुछ। NH3 का जो होता है वो ट्राइगोनल पायरामिडल होता है, ट्राइगोनल पायरामिडल। CH4 का टेट्राहेड्रल होता है, और C2H2 का लीनियर होता है। C2H2 का क्या होता है, C2H2 का लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा C2H2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे, नेक्स्ट मतलब पेपर पे चलते हैं। प्रैक्टिकल सेंटर आ गया भाई, प्रैक्टिकल सेंटर। दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 9 ग्राम H2O। 9 ग्राम H2O का आप मोलर मास निकालें, मोल्स निकालें। नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे हमारे पास कितने, 9 डिवाइड बाय वाटर का मोलर मास होता है 18, 9 डिवाइड बाय 18 हो गया 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स को मल्टीप्लाई कर लें 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 से, तो ये बन जाएगा 3.01 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स, 3.01 एक्सपोनेंशियल 23, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि क्वांटिटी पर, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। वर्क, देखिए इंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं तो इंथैल्पी भी क्वांटिटी पे होता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। तो ये भी क्या है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, तो इंथैल्पी भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रह गया। वर्क, तो वर्क को मैं आंसर लगाना पड़ेगा, मजबूरी है ये मेरी। हालांकि वर्क, मैं आपको सही बताऊं तो इज नाइदर वर्क इज नाइदर इंटेंसिव वर्क इज नाइदर इंटेंसिव नॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक ऐसी चीज है जो कि इन चीजों पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर इंडिपेंडेंट चीज है वर्क, तो ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव नहीं होता। तो मैं ऑप्शन सी को भी गलत करूं, मजबूरी में भी नहीं लगा रहा, ये चारों आंसर्स ही गलत है। अगर मुझे लगाना पड़ता मजबूरन तो मैं वर्क को लगाता, अदरवाइज वो भी सही आंसर नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की हमने निकालनी है Fe2O3 के अंदर, तो कैसे निकालेंगे Fe2O3। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना है, 2Fe लिखा है यहाँ पे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इक्वल टू दूसरी साइड पाएगा 0। सही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Fe अपनी जगह पर, -6 को उधर फेंक दें तो हो जाएगा प्लस का 6, 2 2 3 6। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आ गया प्लस का 3, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। दिस इज द कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड। लिक्विड और लिक्विड का कोलाइडल सोल्यूशन कहलाता है इमल्जन। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स होता है, लेकिन मैं इसको चेक करूंगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है, कहाँ चलेगा भाई, हमारे पास फॉर्मूला होता है रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे लिखा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इनटू सेकंड, ठीक है। के की जगह पे के लिखा, रिएक्टेंट की जगह पे भी क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह पे हमने लिखा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखें क्या क्या कटेगा, किस किस का कटेगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब से मोल पर डेसीमीटर क्यूब कटेगा, यहाँ पे बचेगा 1/2 इक्वल्स टू के, तो के का यूनिट आ गया ना सेकंड इनवर्स, ठीक है। CH3COONA इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक सॉल्ट, ये बेसिक सॉल्ट है, सही ना, ये बेसिक सॉल्ट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है दिस हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ Kc व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड टू अ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इट। बोल रहे हैं Kc की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है जब कैटलिस्ट को ऐड किया जाता है केमिकल सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम पे। तो भाई Kc की वैल्यू को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेन्स द सेम। Kc की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, बाकी किसी चीज से अफेक्ट नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, हनी इज मोर, हनी की बात कर रहे हैं, हनी मतलब होंगी ना कोई हनी खूबसूरत सी यार, हनी मोर विस्कस होता है वाटर के मुकाबले में। ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, अबे अबे साले, जब विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट पूछ रहे तो हनी की बात क्यों कर रहे हैं। विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, या m-2 करके भी लिख सकते हैं। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। देखिए प्लास्टिक नहीं है, रबर नहीं है, ग्लास नहीं है, तो ड्राई आइस हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन द सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। देखें हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है NH/2π। अब सेकेंड शेल की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा 2H/2π, यानी कि 2 से 2 कट के ये बचेगा H/π। तो H/π जो है वो ऑप्शन बी के अंदर मौजूद है, इसलिए वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, अबे रुक जा भाई, एक जगह रुक जा। इन C2H4 मॉलिक्यूल, C2H4 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड होते हैं। देखिए कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये C2H4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। एक सिग्मा एक पाई, फिर एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, टोटल होगा 5 सिग्मा 1 पाई, तो 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दिस इज द मिक्सचर ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन अनआयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। प्लाज्मा की बात हो रही है, प्लाज्मा जो होता है मिक्सचर होता है वो पॉजिट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन्स का, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स का और एटम्स का, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल डायपोल मोमेंट CCl4, CCl4 भी और CH4 भी, दोनों की डायपोल डायपोल मोमेंट जीरो होती है भाई। अगेन एमसीक्यू में मिस्टेक पकड़ी गई। अब ये CCl3 लिखा हुआ, पता नहीं आगे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे पूरा वो हुआ हुआ, खराब हुआ हुआ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे CH4 को राइट आंसर करके चले जाता हूँ, क्योंकि दूसरा वाला दिखाई नहीं पड़ रहा पूरा ठीक से। CH4 जो है उसके अंदर जीरो डायपोल डायपोल मोमेंट होती है। द लेड स्टोरेज बैटरी एनोड इज मेड अप ऑफ लेड PB, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बोले दिस इज द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फिगर्स फ्रॉम द गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू। फिगर्स को रिड्यूस करने का
गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर से फिगर्स को रिड्यूस करने का जो मेथड है वो कहलाता है राउंडिंग ऑफ। जब 4d ऑर्बिटल्स भर जाता है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 5p के अंदर, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ऑल रियल गैस बिकम आइडियल, रियल गैसेस आइडियल हो जाती हैं हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे, ये पहले भी आया, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। अब हमारा स्टार्ट होगा गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज। अभी तक हम कितने कॉलेजेस का कर चुके हैं जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम कर चुके हैं डी राजूज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन, मेरिट एंड मेरिट प्रैक्टिकल सेंटर कर लिया। अब गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली का करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली, आ जाओ भाई, चलो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली, आओ ना भाई, नीचे आओ ना यार, वीडियो लंबी हो जाएगी भाई। गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली, डेली डेली डेली, गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली कॉलेज है। चलो भाई, अब आते हैं जरा यहाँ पे बोलने, दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स, दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 28 ग्राम N2। देखिए 28 ग्राम N2 का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 28, 28 डिवाइड बाय 28 करेंगे हो जाएगा 1 मोल, 1 मोल के अंदर हो जाएंगे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। अब N2 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं यहाँ, तो इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो हो जाएगा 1.204 एक्सपोनेंशियल 24 एटम्स ऑफ N2। अब इसको 12.04 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स ऑफ N2 भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम नहीं है, मोल्स नहीं है, क्वांटिटी भी डिपेंड करते हैं, वेट भी क्वांटिटी भी डिपेंड करता है, तो इसमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सॉरी, तो वो है डेंसिटी। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है BrCl के अंदर, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। अब दिस इज द कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड, ये है इमल्जन। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के अंदर हमारे पास रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है Na2CO3, Na2CO3 is an example of basic salt, ठीक है। This happens when Kc, this happens to the value of Kc when catalyst is added to a chemical equilibrium, chemical system at equilibrium। भाई कुछ नहीं होता Kc की वैल्यू पे, Kc की वैल्यू सेम रहती है। SI यूनिट विस्कोसिटी का क्या है, वो है न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो वो है ड्राई आइस, सही ना। ऐसा लग रहा है जैसे सेम टू सेम एमसीक्यूज हमने रिपीट करे हैं। ये जो है, ये अभी हम गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज का कर रहे हैं और गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज के सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिकल सेंटर के अंदर मौजूद है। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, देख रहे हैं, देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, जबरदस्त। चलो भाई, अब बोल रहे हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा इसमें, वो है ड्राई आइस। सेकंड शेल, हाइड्रोजन का एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, वो होगा h/π, ये भी पहले सॉल्व कर चुका, करवाने की जरूरत नहीं है। इथाइलिन मॉलिक्यूल, इथाइलिन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है C2H4, बात वही है जो अभी करके दिखाया था, कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन से, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन चिपका दो आप, तो यहाँ पे 1 सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, पांचवा सिग्मा और 1 पाई, तो 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ये इसमें से कौन सा प्राइमरी बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ प्राइमरी बॉन्ड। लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर एनोड किससे मिलकर बना होता है, एनोड बना होता है लेड से, जबकि PbO2 बनता है कैथोड से, ही ना। आगे बढ़ते हैं, दिस इज द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फिगर्स फ्रॉम द गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू, राउंडिंग ऑफ। 4d ऑर्बिटल फिलअप होंगे तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 5p में जाएगा, 5p में जाएगा। ऑल गैसेस रियल हो जाती हैं हाई टेम्परेचर पे एंड लो प्रेशर पे। डायपोल मोमेंट किसकी जीरो नहीं है, ऑफ विच मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट ऑफ विच मॉलिक्यूल इज नॉट जीरो, वो है SO2। क्योंकि CS2 के अंदर देखेंगे तो कार्बन दरमियान में 2 सल्फर यहाँ, 2 सल्फर यहाँ, लीनियर स्ट्रक्चर, डायपोल मोमेंट यहाँ होगी 0। CO2 के अंदर तो आपको बताइए डायपोल मोमेंट 0 होती है। CCl4 के अंदर भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से डायपोल मोमेंट यहाँ पे भी 0 होती है, सही ना। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, कार्बन के चारों साइड पे आप क्लोरीन बना दें, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, तो डायपोल मोमेंट हो जाएगी 0। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं यहाँ पर
कौन सा? एनसीए कोचिंग सेंटर, एनसीए। जनरली एक्चुअल यील्ड जो होती है वो कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में। 4d ऑर्बिटल फिलअप होगा तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 5p में। शेप ऑफ ऑर्बिटल, जब एल की वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब एस सब शेल की बात हो रही है, स्फेरिकल होगी। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये इथाइलिन मॉलिक्यूल है, C2H4, इसको सही कर लेगा, C2H4। तो यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक पाई बॉन्ड होगा। भाई एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं, सही है। जल्दी जल्दी निकल लो, जल्दी जल्दी आगे, आगे बढ़ो, आगे 5वें पे आओ। बॉन्ड एंगल AB2 टाइप की बात हो रही है, 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल है। ज्योमेट्री हो गया हमारे पास एंगुलर, जिसको बेंट भी बोलते हैं और वी शेप भी बोलते हैं। एंगुलर भी बोलते हैं इसको, इसी को बेंट भी बोलते हैं, इसको वी शेप भी बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 एंड O2, ये 4:1 होता है, अभी पहले आ चुका है इसलिए दोबारा नहीं कर रहा। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन, इट इज सेड टू बी एन आइसोट्रॉपिक, यानी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हर जगह पर सेम नहीं रहती। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से क्या चीज क्रिस्टलाइन सॉलिड है? तो वो है एलम। ग्लास, प्लास्टिक, रबर क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, वो एमोर्फस है। आगे बढ़ते हैं। इन NaCl, each Na plus ion is surrounded by Cl minus ion in the number 6 Cl minus ions. हाइड्रोजन बॉन्ड किस में नहीं होता? CH4 में नहीं होता। Which of the following liquid shows maximum surface tension? Mercury. Volume of gas would be theoretically zero at 0 Kelvin. अरे सबके MCQs एक जैसे आना शुरू हो गए यार भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। अंडर सिमिलर कंडीशन CH4 डिफ्यूजेस ट्वाइस फास्टर देन SO2 गैस। ये भी पहले सॉल्व हुआ हुआ इसलिए मैं नहीं सॉल्व करा, ट्वाइस फास्टर आएगा। अमंगस्ट द फॉलोइंग आंसर, अबे अबे ये क्या आ रहा है? अबे ये क्या आ गया भैया? अमंगस्ट द फॉलोइंग आंसर एनी 8 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। अबे भाई ये गलत लाइन बीच में आ गई, इसको कटाओ, ये कुछ नहीं है, इसको कटाओ, कटाओ कटाओ। अब पूछ रहे हैं मॉलिक्यूल विच वन हैज ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होती है? तो वो होती है NH3 की। NH3 के अंदर क्या होता है? NH3 के अंदर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, 3 हाइड्रोजन होता है, तो इसकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इथाइन मॉलिक्यूल के अंदर भी तो बताया था, 5 और 1। कॉन्जुगेट बेस हमने HCO3 का बताना है। HCO3 जब आगे जाके, पहले तो बात HCO3 नहीं होता है यार, H2CO3 होता है, H2CO3 होता है, इसको H2CO3 करें। H2CO3 जब आगे जाके टूटेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H प्लस आयन के अंदर और CO3 माइनस 2 आयन के अंदर, तो ये इसका CO3 माइनस 2 आयन कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस, सही ना? कॉन्जुगेट बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, तो हमारा सही आंसर होगा CO3 माइनस 2। मिल्क इनमें से कौन से टाइप की एग्जाम्पल है कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर? तो मिल्क जो होता है वो कोलाइडल सोल्यूशन तो होता है, लेकिन किस टाइप का होता है ये हमें बताना है। तो देखें मिल्क थोड़ा सा हम इसको इस तरह समझ लें, मिल्क जो होता है वो इमल्सिफिकेशन ही की कैटेगरी में आएगा। इमल्सिफिकेशन की कैटेगरी के अंदर इसलिए आएगा क्योंकि मिल्क के अंदर फैट्स या टाइनी टाइनी पार्टिकल्स वो भी लिक्विड स्टेट के अंदर ही छुपे हुए होते हैं। और मिल्क के अंदर अगर हम थोड़ा सा और भी देखें, वाटर वगैरह मौजूद है तो लिक्विड एंड लिक्विड की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ये तो हमारे पास ये इमल्सिफिकेशन की कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। TCF कॉलेज कयूमाबाद, ये मेरा फेवरेट कॉलेज है, मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। और वो कहते हैं ना कि मोहब्बत रही 4 दिन जिंदगी में, 4 दिन का असर रहा जिंदगी भर, ये लाइन में TCF कॉलेज के लिए बोल सकता हूँ। मैंने बहुत कम टाइम पढ़ा है यहाँ पे, लेकिन इस कॉलेज की मोहब्बत ऐसी है मेरे दिल के अंदर कि ये कभी निकल नहीं सकती। चलो, किस्मत में लिखा था यहाँ से जाना तो चलेगा, जहाँ रिस्क, जहाँ तक, जब तक जहाँ लिखा है वहाँ पे। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस कॉलेज से मोहब्बत मैंने आपको अपनी बता दी। आगे बढ़ते हैं। द मोलर मास ऑफ गोल्ड इज 197 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 14.36 ग्राम। इसको आप क्या करें, 14.365 को डिवाइड करवाएं किससे? 197 से डिवाइड करवाएं, और 197 से डिवाइड करवाने के बाद इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 23, सही ना? टोटल आंसर आएगा 43897। अबे भाई ये इतना बड़ा आंसर है, डिजिट्स गिन लो भाई, डिजिट्स गिन लो, 3 3 6। अबे भाई क्या भाई, टोटल 22 डिजिट बन रहा था, आप कैलकुलेटर में करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 4.39 एक्सपोनेंशियल 22 हमारा राइट आंसर होगा।
क्वांटम नंबर बताने हमें 3s ऑर्बिटल्स के। तो आते हैं ज़रा, n की वैल्यू 3 होगी सबसे पहले, n की वैल्यू 3, s ऑर्बिटल की l की वैल्यू होती है 0, तो n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 0, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है p करेक्टर कितना होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। देखें p करेक्टर, सबसे पहले आप 100 को ना 100% को 3 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल 1 है और p 2 है, तो 1 + 2 हो गया 3। अब 100% को आप 3 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 33.33%। ये करेक्टर हो गया s का करेक्टर। p का करेक्टर निकालना है तो 33.33 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि p 2 है, तो बन जाएगा 66.66%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अमंग ऑल रियल गैसेस डैश acts most likely to be an ideal gas at room temperature। हाइड्रोजन गैस acts most, आप ये समझ लें कि आइडियल गैस है हाइड्रोजन गैस। बल्कि यहाँ पर मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने ऑप्शन के अंदर हीलियम देखा नहीं। इसकी वजह ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में तो फिर भी एक सिंगल बॉन्ड होता है ना, लेकिन हीलियम के अंदर कोई भी सिंगल बॉन्ड या किसी किस्म का कोई बॉन्ड नहीं होता, तो हीलियम यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर हीलियम मौजूद ना होता तो फिर हाइड्रोजन सही आंसर होता। अब यहाँ पे सवाल करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो है Na+, Ne और Mg+2। आप निकाल लेना, आपको दूसरों का निकाल लेना। आपको इसका बताता हूँ कैसे। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन चले गया तो बचे 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन के पास होते ही 10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा तो 12 - 2 गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, यानी कि इन सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पूछा ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें नहीं होती, CH4 में नहीं होती। क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, हमें बताना है कि जब एक मोल आयोनिक क्रिस्टल का बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द गैसेस आयन। ये एनर्जी क्या कहलाती है, क्रिस्टल बनने के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है लेटिस एनर्जी। द टर्म एक्टिव मास यूज्ड इन लॉ ऑफ मास एक्शन मींस कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है ना, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, या आगे कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर बोल रहे हैं कि H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3CHH बिकॉज इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज हाई फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन X+2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है Z। बोलना अगर Y की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे 3 टाइम्स तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा। देख लेते हैं ना। देखें, अगर हम क्या करें, हम यहाँ पर X+2Y आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है Z में, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। रिएक्टेंट्स के अंदर x भी है और y भी है, तो y की पावर 2 हो जाएगा, जो कोफिशिएंट है वो इधर आके पावर बन जाएगा। अब x को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y का स्क्वायर। y की कॉन्सेंट्रेशन मैंने 3 टाइम्स करी तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर का मतलब ये 9 टाइम्स हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। रिवर्सिबल रिएक्शन आर विच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। फॉर अ केमिकल रिएक्शन CH4+2O2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है CO2+2H2O के अंदर। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O है 0.25 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस CH4 का कितना होगा, 0.25 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, दोनों बराबर ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हैज द यूनिट, अरे भैया निकालो ना, रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या है, सेकंड ऑर्डर है, तो यहाँ पे लिखोगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू सेकंड इक्वल्स टू के। यहाँ पे रिएक्टेंट की जगह पे लिखोगे मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, तो स्क्वायर से मोल पर डेसीमीटर क्यूब कैंसिल। अब डेसीमीटर क्यूब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मोल इधर आगे डिवाइड होगा, और साथ में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा हुआ है के। तो के का यूनिट हमारे पास आएगा डेसीमीटर क्यूब, मोल ऊपर आगे हो जाएगा मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो कहाँ है ये, अच्छा डेसीमीटर क्यूब की जगह पे लीटर भी लिख सकते हैं, तो लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब देख लो अब कहाँ है, लीटर इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये अबे यार इतनी मुश्किलों से एक तो ये आंसर मिला है ना हमें ऑप्शन डी के अंदर। इनके एमसीक्यूज थोड़े टफ है। इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट इन, देखें पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होती है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर। तो देखें इस वाले एमसीक्यू का आंसर ना, इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियर नोवेयर एट नोडल प्लेन। नोडल प्लेन पे तो नहीं होती। देखिए मैं इस वाले एमसीक्यू को छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि इस वाले एमसीक्यू का मुझे भी नहीं आ रहा।
एक्सरेज आर ऑल्सो नोन एज, एक्सरेज को क्या कहा जाता है, एक्सरेज को रोंटगन रेज भी कहा जाता है क्योंकि रोंटगन ने डिस्कवर करी थी, ठीक है ना। लेकिन ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कैटेगरी के अंदर भी आती है। तो एक्सरेज को रोंटगन रेज भी कहा जाता है क्योंकि रोंटगन ने डिस्कवर करी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज भी होती हैं, तो रेडियोग्राम्स भी होता है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट पता है आपके जहन में आ गया होगा कि वो क्या है, ऑल ऑफ दीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इज मैक्सिमम, लोन पेयर के दरमियान की रिपल्जन सबसे ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। 9.40 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि डेसिमल के बाद वाले जीरो काउंट करेंगे, एक्सपोनेंट की पावर्स को काउंट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टीसीएफ कॉलेज का पेपर भी खत्म। अब आते हैं जरा ब्राइट सक्सेस कॉलेज के ऊपर, ब्राइट सक्सेस कोचिंग सेंटर। ब्राइट सक्सेस कोचिंग सेंटर के अंदर बोले रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग इन्होंने किए हुए। तो मैं जल्दी जल्दी करके आगे निकल जाऊँ। पीसीएल 5 के अंदर और आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है पीसीएल 3 प्लस सीएल 2। अगेन अगेन नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के कम है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के कम है और नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के ज्यादा है। तो केपी बड़ा होगा यहाँ पे और केसी छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। जनरली इलेक्ट्रिकल यील्ड कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में। आगे बढ़ते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल, जहां पे एल की वैल्यू जीरो, एल की वैल्यू जीरो होने का मतलब ये है कि एस ऑर्बिटल की बात हो रही है, एस सबशेल की बात हो रही है, तो उसकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है। करेक्ट रिलेशन बिटवीन डी बाय एंड कूलम्स मीटर इज 3.33 एक्सपोनेंशियल माइनस 30 सेंटीमीटर, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। Al2 3 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस, ठीक है ना। मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इस मैक्सिमम एट, मोलर वॉल्यूम ऑक्सीजन का होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये कहाँ पे मैक्सिमम होगा, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लेकिन ये देखें, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, आप सब चीज़ों को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के फॉर्मूला पे सबको डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे टेम्परेचर को आपने केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर लेना। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप प्लस 273 ऐड करके क्या कर लें, इसको 273 केल्विन बना लें। 25 डिग्री सेल्सियस है तो आप इसको प्लस 273 ऐड करके 298 केल्विन बना लें। सही है। आर की वैल्यू को आपने क्या रखना है, 0.0821 रखना है सब में। टेम्परेचर आपको बता दिया, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आप रखेगा 1 और प्रेशर आपको जो गिवन है वो पुट करना 1 एटमॉस्फेरिक 2 एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक 2 एटमॉस्फेरिक। और वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करना, देखना इनमें कौन सा ऑप्शन है जहां पे वॉल्यूम की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, तो वही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। रियल गैसेस रीचेस द आइडियल बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर, रियल गैसेस रीचेस द आइडियल बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर है। यार इन्होंने गलत कर दिया है भाई, इस पे ना आप पहले कैलकुलेट कर लेना, मुझे भी फिर इनके ऊपर डाउट हो गया। आप कैलकुलेट करना फिर मुझे बताना क्या है, मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं कर रहा। लेकिन ये वाला जो है ना इन्होंने गलत लगाया भाई, रियल गैस रीचेस द आइडियल बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर नहीं है। सही है ना, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। बोले आइडियल बिहेवियर वो कब पहुंचेगा, तो कब पहुंचेगा वो, जब टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड का है 42 डिग्री सेल्सियस। ये किस वजह से हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। H2S नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि वाटर में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप सोच रहे हैं मैं 1 घंटे से लगातार एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं अगर आपको बता सकूँ ना, ये सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं सोया नहीं हूँ और कल मेरी प्रेजेंटेशन है, लेकिन कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए काम, क्या करें, मजबूरी हमारी, खुशी मिलती है हमें करके। मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन, देखें जहां पे वॉल्यूम कम होगा वहां पे नंबर ऑफ मोल्स भी सबसे कम होंगे, इसलिए 1 डेसीमीटर क्यूब वाला सही आंसर होगा। 5 डेसीमीटर क्यूब बड़ा है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब सबसे बड़ा, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। 10 डेसीमीटर क्यूब में भी ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 डेसीमीटर क्यूब राइट आंसर है, ये याद कर ले, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। अब एक और एमसीक्यू, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फाउंड फ्रॉम द गैसेस आयन इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी, पहले भी हो चुका है ये, टीसीएफ के पेपर में आया था। टेम्परेचर एट विच 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये भी हो चुका हमारा एमसीक्यू, आए हुए पहले। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स में भी डिफरेंट एट द सेम एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू, देखें बोले डिफरेंट लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, ये किस वजह से होगा, ये होता है सरफेस एरिया थोड़ी ना होगा यार। अगेन इन्होंने गलत किया है, बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक सरफेस एरिया से नहीं होता।
विस्कोसिटी से भी नहीं होता बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक, और अमाउंट ऑफ लिक्विड से भी बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक नहीं होता। इन्होंने गलत किया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ में। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज इनहिबिटेड बाय ग्लिसरीन। सही है। वॉल्यूम एक क्या है? वॉल्यूम जो है इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन दोनों पर डिपेंड करता है, तो ये एक स्टेट फंक्शन है। सही बात है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकंड इनवर्स विच इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही राइट आंसर होगा, जो इन्होंने ठीक लगा दिया। सही, लेकिन इनके पेपर में मैंने 2-3 जगह पर गलती पकड़ी है, तो सही है ना भाई। बच्चे ने लगाया होगा, आई होप कि ये बच्चे ने लगाए होंगे, तो बच्चे ने गलती की हुई होगी। अब आते हैं हमारे पास अगला पेपर है टाइम्स कॉलेजिएट, टाइम्स के बाद डीजे गवर्नमेंट और फिर शाहजी। खत्म करेंगे, सही ना। अब देखें टाइम्स टाइम्स कॉलेजिएट पर आते हैं। टाइम्स कॉलेजिएट का पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस which of the following sample of substance contain the same number of atom as present in 20 ग्राम कैल्शियम। देखिए 20 ग्राम कैल्शियम का मतलब क्या है कि आप इसको 40 से डिवाइड करें, ये बनेगा 0.5 मोल्स। ठीक है। अब 0.5 मोल 16 ग्राम सल्फर के अंदर आएंगे, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। 16 डिवाइड बाय 32 ये आएगा 0.5 मोल्स। सही है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 20 ग्राम कार्बन को 12 से डिवाइड करेंगे, आंसर नहीं आएगा। 19 ग्राम पोटेशियम को 39 से डिवाइड करेंगे, आंसर नहीं आएगा। 40 ग्राम मैग्नीशियम को 24 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1 मोल, मतलब 0.5 मोल नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 1 bond angle in NH3 molecule reduces from 109.5 degree to 107 because of the following type of repulsion। देखें NH3 के अंदर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है और बॉन्ड पेयर्स होते हैं, उनके दरमियान में रिपल्शन इंक्रीज होती है। NH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन के दरमियान में रिपल्शन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में जो फासला होता है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और उनका बॉन्ड एंगल भी 109.5 से 107 पे चला जाता है। ये क्यों है? ये इसलिए कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के दरमियान में रिपल्शन की वजह से। गैस मोर आइडियल होगी कहाँ पे? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और प्रेशर क्या हो? कम हो। प्रेशर कम हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक, 2 एटमॉस्फेरिक और 200 एटमॉस्फेरिक। 200 एटमॉस्फेरिक को तो साइड पे करो, बहुत ज़्यादा प्रेशर है ये। 2 एटमॉस्फेरिक कम है, लेकिन 1 एटमॉस्फेरिक सबसे कम है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम है, हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, प्रेशर कम चाहिए, तो वो हमारा सही आंसर ये वाला बनेगा। सही ना। ऑप्शन जो भी ए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन फोर्सेस। जिसका साइज बड़ा, उसकी लंडन फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी। साइज बड़ा है यहाँ पे CH4 मॉलिक्यूल का, तो इसीलिए इसके अंदर लंडन फोर्सेस ज़्यादा होंगे, बाकी सबके साइज छोटे हैं। बोले इफ द रेडियस ऑफ Zn+2 आइन is 0.74 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड सल्फर -2 आयन का जो रेडियस है वो है 1.84 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो रेडियस रेशियो जिंक सल्फाइड का क्या होगा? आपको जिंक सल्फाइड का रेडियस रेशियो निकालना है। Zn को आप डिवाइड करवा दें किस चीज़ से? S से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.74 को डिवाइड करवा दें किस चीज़ से? 1.84 से। आपके पास आंसर आ जाएगा, चेक कर लें। 0.74 डिवाइडेड बाय 1.84, तो ये आएगा 0.40 आर्मस्ट्रॉन्ग। 0.40 आर्मस्ट्रॉन्ग हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट कांस्टेंट फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अबे यार, ये फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। वही रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर कितनी? यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3। सही ना। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 3। अब देखो उन्होंने मोलर में दिया है, तो मैं भी मोलर में रख रहा हूँ। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोलर अपॉन सेकंड इक्वल्स टू के अपनी जगह पे रिएक्टेंट्स का यूनिट लिख रहा हूँ। मोलर मतलब कैपिटल एम की होल पावर 3, तो एक 3 से एक एम कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा 2। अब सेकंड ऊपर जाके सेकंड इनवर्स एम स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, तो ऊपर आके ये भी हो जाएगा m-2, तो m-2 सेकंड इनवर्स हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट बेस ऑफ HS माइनस। अब HS माइनस, अब एक और H+ आइन लॉस करे तो क्या बनेगा? H माइनस आइन HS माइनस आइन एक और H+ आइन लॉस करेगा। H+ आइन लॉस करने के बाद ये बना लेगा S-2 आइन।
तो S-2 आइन जो है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन ऑफ द सिस्टम। वर्क डन जो होता है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता, यानी कि इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। ईच यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ, ईच यूनिट सेल, हर यूनिट सेल सोडियम क्लोराइड का कंसिस्ट करता है क्या, कंसिस्ट ऑफ आगे पूरा नहीं लिखा हुआ, कंसिस्ट ऑफ 4Na प्लस आइंस एंड 4Cl माइनस आइंस इन इट, सही ना। अब देखें इसका सही आंसर पे इसीलिए हम 4 पे लगा देते हैं क्योंकि 4 का रेशियो ही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। n प्लस एल वैल्यू 4f ऑर्बिटल की, 4 अपनी जगह, f की वैल्यू होगी 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, तो 7 हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इथाइन मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। इथाइन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। इथाइन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड विद C, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये 2 कौन से पाई बॉन्ड हो गए, दोनों होगा पाई बॉन्ड, तो 3 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 एंड O2 इज 4:1। ये पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ, दोबारा नहीं सॉल्व करूंगा यार। अब Kc की वैल्यू बोल रहे हैं 0.01 है, 0.0194, Qc की वैल्यू है 0.0106, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा। देखें यहाँ पे Qc छोटा है, Kc बड़ा है, तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में टू अटेन द इक्विलिब्रियम। Qc छोटा है, Kc तक पहुंचने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोले इन अ सर्टेन प्रोसेस 500 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम विच गिव्स ऑफ 200 जूल ऑफ हीट, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस W, सही है। अब बोल रहे हैं कि 500 जूल वर्क डन हो रहा है सिस्टम के ऊपर, तो आप सिस्टम के ऊपर वर्क डन को यहाँ पर नेगेटिव कर लें, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो आप इसको -300 कर लें, सही है। डेल्टा E की जगह पे आप लिख लें डेल्टा E इंटरनल एनर्जी निकालनी है। अब हीट जो है बाहर निकल रही है, 200 जूल बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 200। और एक सेकंड, एक मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 500 है, मैंने 300 लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा 500 माइनस 500, लेकिन माइनस नहीं आएगा यहाँ पे। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन, एक सेकंड देखिए मैं दोबारा कर रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया, असल में मुझे भी नींद आ रही है। 200 जूल हीट की बाहर निकल रही है, तो ये -200 लिया जाएगा, डेल्टा E अपनी जगह पे। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो इसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा, -500 कंसीडर करूंगा। अब -200 अपनी जगह, -500 इधर आ गया, ये जगह प्लस का 500 इक्वल्स टू डेल्टा E। अब डेल्टा E इक्वल्स टू -200 प्लस का 500 हो जाएगा प्लस का 300, तो हमारा सही आंसर आएगा 300 जूल्स, ठीक है। VBT tells us about all the following facts except, VBT सब चीज़ें बताती है, सिर्फ क्या नहीं बताती, बॉन्ड ऑर्डर नहीं बताती, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताती है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ बताती है, बॉन्ड ऑर्डर नहीं बताती, सही ना। टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज, टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज, असल में बात यह है कि टेम्परेचर का ज़्यादा अफेक्ट ना किसके ऊपर होता है, क्या टेम्परेचर का ज़्यादा अफेक्ट होता है गैस पर, और गैस जो है वो मोलैरिटी के लिए है, मोलैरिटी सॉलिड्स के लिए है, तो इस पर इतना अफेक्ट नहीं होता, मोल फ्रैक्शन पे भी अफेक्ट नहीं होता, पार्ट्स पर मिलियन पे भी नहीं होता, तो मोलैरिटी भी सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मोलैरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज कैटेगराइज्ड इनटू पार्शियली मिसिबल लिक्विड पेयर, पार्शियली मिसिबल लिक्विड कौन से हैं, बेंजीन और टोलुइन की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीटली मिसिबल है, कंप्लीटली मिसिबल हैं, और इस तरह से मिथानॉल और वाटर भी कंप्लीटली मिसिबल है। बेंजीन और वाटर कंप्लीटली इमिसिबल हैं, यानी कि आपस में मिक्स नहीं हो सकते, इमिसिबल हैं ये। और फिनॉल और वाटर की बात कर लें अगर, तो फिनॉल और वाटर जो है हमारे पास पार्शियली मिसिबल है, तो हमारा ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुश्किल एमसीक्यूज थे अभी तक, जितने मैंने एमसीक्यूज सॉल्व किए उसमें मुझे टाइम्स कॉलेज के एमसीक्यूज थोड़े टफ लगे, मज़ा आया उनको सॉल्व करने में, और TCF कॉलेज के टफ थे, मज़ा आया उनको सॉल्व करने में, बाकी सबके तो हलवा बच्चों वाले बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसमें DJ साइंस कॉलेज का सॉल्व कर रहा हूँ। देखें रेट ऑफ डिफ्यूजन इसमें हाईएस्ट होगा किसका, रेट ऑफ डिफ्यूजन हाईएस्ट होगा हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि उसका मोलर मास सबसे कम है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ शुगर, कितने होंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने बताना है। देखें अगर 1 मोल शुगर की बात करें तो उसके अंदर होते हैं 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स
मल्टीप्लाई बाय कार्बन एटम्स है 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 12 और 72, 72 एक्सपोनेंशियल 23, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी फीजिबल अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता किसके अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर नहीं हो सकता हीट का ट्रांसफर, ठीक है, अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे, क्वांटम नंबर 3s ऑर्बिटल्स की क्या होगी, 3s ऑर्बिटल, n की वैल्यू 3, s की 0, तो n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, ये हमारा राइट आंसर होगा। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड होती है 7.3 से 7.45 तक के दरमियान में, 7.3 से 7.4 के दरमियान में, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी डायपोल मोमेंट 0 है, तो वो है CCl4। वैल्यू ऑफ डैश कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इनमें से क्या चीज ऐसी है जिसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0 हो सकती है, तो ये नहीं होगा। टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता। रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0.00 वोल्ट्स होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 0 नहीं हो सकती, तो ये हमारा राइट आंसर होगा कि इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। बाल्मर सीरीज appears in the hydrogen spectrum if electron jump from any appropriate higher energy orbit to second orbit. नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड C2H4, इथाइन मॉलिक्यूल के अंदर होता है 5 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, भाई बहुत मरतबा कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड शो मैक्सिमम सरफेस टेंशन, मर्क्यूरी, क्योंकि इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट कांस्टेंट के की वैल्यू, के का यूनिट क्या होगा, तो वही होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, यानी कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थ्योरेटिकली 0 एट 0 केल्विन। प्रिसिपिटेट, अबे कहाँ गए लड़के, कहाँ गए, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। प्रिसिपिटेट विल फॉर्म इफ QSP इज ग्रेटर देन KSP, या QSP अगर हमारे पास बराबर भी हो जाए KSP के, तो भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा कदरे बेहतर रहेगा। NaCl एंड MgO आर आइसोमॉर्फस सॉलिड बिकॉज दे हैव सेम ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये आइसोमॉर्फस है क्योंकि ज्योमेट्रिकल शेप सेम है। मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट इज कॉल्ड, एसिटिक एसिड और ये बफर सोल्यूशन कहलाएगा, एसिटिक बफर सोल्यूशन। रिएक्शन रिप्रेजेंट रिडक्शन, इनमें से कौन सा रिएक्शन रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए Cu में 0 से +2 तक जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन हुई है, ये सही नहीं हो सकता। -1 से 0 आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, -1 से 0 पे जा रहा है, ये भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। +2 से +3 अगेन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन नहीं है। यहाँ पे +1 से 0 पे आ रहा है, +1 से 0 पे आ रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये प्रोसेस हो जाएगा रिडक्शन का। अब देखें यहाँ पे आप डीजे साइंस कॉलेज का पेपर एक नज़र देखते हुए चले जाएं, ये मैं आपके सामने बस जितना है उतना ही दिखा रहा हूँ। अब आते हैं मेरा फेवरेट कोचिंग सेंटर जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, असल में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वो मेरे लिए सबसे मतलब इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। शाहजी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अहमियत का हामिल है। एक बात बता देता हूँ, इसके और मकसद के पेपर सेम है। मकसद का प्रीलियम पेपर भी मेरे ही हाथ का बना हुआ है, शाहजी का प्रीलियम पेपर भी मेरे ही हाथ का बना हुआ है स्टूडेंट्स। तो आप मकसद के एमसीक्यूज को देखेंगे और इसके एमसीक्यूज को देखेंगे, दोनों आपको सेम सेम लगेंगे, कोई फर्क नहीं है। तो आप ऊपर देख लें, आपको एक मरतबा देख के समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल सब्सटेंस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स, 6 ग्राम कार्बन के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स कहाँ होंगे, तो वो होंगे 16 ग्राम सल्फर के अंदर। ये मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है, 6 ग्राम कार्बन को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 0.5 मोल्स, ठीक है। तो 16 ग्राम सल्फर को भी अगर हम 32 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 0.5 मोल्स। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे दोनों में, बाकी कहीं पे भी नहीं होंगे, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। आते टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म कैन कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। इन अ thermochemical process no work is done if the system is kept at constant volume, सही है। Select the wrong statement about electrochemical cell, the chemical reaction is known spontaneous। 4d orbitals जब फिलअप हो जाते हैं तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 5p में।
मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन गैस के अंदर। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने। इसमें कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी डायपोल मोमेंट जीरो है, तो वो सबकी है, क्योंकि Cl2 नॉन पोलर है, Cl4 सिमेट्रिकल है, सही है, CO2 लीनियर स्ट्रक्चर रखता है, तो ऑल ऑफ दीज में डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे, जेम्स चैडविक ने। molecule which has dipole moment zero, all of the above repeat हो गया। cooking time is reduced in a pressure cooker because boiling point of water is increases। सोडियम क्लोराइड के अंदर हर सोडियम आयन जो होता है वो 6Cl माइनस आयन से सराउंड हुआ होता है। ट्रम एक्टिव मास का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है एसिटिक एसिड के मुकाबले में, क्योंकि H2SO4 की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा है। दिस मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है इसमें जिसका मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है, तो वो है CO2। CO2 602.80 has 5 significant figures। Cooling appliances like air conditioners and refrigerators work on this principle, Joule-Thomson effect, ठीक है। Diamond is an example of covalent solid। Rate constant of a reaction is affected by टेम्परेचर। तो देखें स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। बेस्ट ऑफ लक। आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।